और NS200 कोई क्यों चूज करा? NS200 इसलिए चूज़ करी। मैक्सिमम आपकी कितनी हाईएस्ट स्पीड है इसमें बाइक में? आशीष भाई क्या क्या डिसएडवांटेजेस या क्या क्या कौन से बाइक के बारे में, कोई मेजर प्रॉब्लम बाइक में आई है, कोई मेजर पार्ट इसमें चेंज हुआ अभी तक? अगर आप भी लेना चाहते हो 2022 में बजाज पल्सर NS200 BS6 को, तो आई एम श्योर आप जानना चाहोगे इसके ओनर का क्या कहना है इसके बारे में, क्या इसमें अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, क्या वो इस बाइक को दूसरों को रिकमेंड करेंगे। इन्हीं सब ऑटो रिडल को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ गए आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं बजाज पल्सर NS200 BS6 का ओनरशिप रिव्यू। स्वागत है आपका ऑटो रिडल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सूरज और आप सभी को मेरा एक हाई रविंग नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है हमारे साथ मिस्टर आशीष पंवार। क्या हाल है आशीष भाई? आशीष भाई की है ये बाइक पल्सर NS200। आशीष भाई पहले से हाई टू आवर व्यूअर्स। हेलो व्यूअर्स। तो आशीष भाई लेट्स कट टू द चेस। कितना टाइम पहले ली थी आपने NS200 और कितना चला ली है बाइक को अभी तक? बाइक को अराउंड 1 साल हो चुका है और 5000 चल चुकी है। 5000 एक साल में थोड़ा सा कम नहीं है भाई? सो हाँ कम तो है, लेकिन यह है कि बीच में लास्ट 2020 में ली थी मैंने, 2020 दिसंबर में। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, थोड़ा एक्सटेंडेड लॉकडाउन हो गया। फिर उस समय भी थोड़ी कम चली है। फिर मोस्टली दोस्तों के साथ राइडिंग के लिए जाता हूँ तभी चलती है, नहीं तो वैसे कॉलेज के लिए ली थी मैंने, बट कॉलेज तो जा नहीं पाए लास्ट ईयर। अच्छा। तो बस उसी तब से ही तो मतलब घर वर के कामों के लिए थोड़ा बहुत और वीकेंड राइड्स के लिए यूज़ हो रही है बाइक? हाँ, मेनली बोले तो सब्जी वब्जी के लाने के लिए वीकेंड राइड्स बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आशीष भाई। पल्सर NS200 ही क्यों लिया आपने, और ये लेने से पहले कौन कौन सी बाइक आपने कंसिडर करी थी? पल्सर 200 के साथ साथ मैंने ड्यूक 200 और MT 150 की आज सीसी की है जो वाली कंसिडर करी थी। और NS200 कोई क्यों चूज़ करा? NS200 इसलिए चूज़ करी, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अंडर बजट है। अच्छा। मेरे बजट के अंदर थी, क्योंकि ड्यूक 200 है जो वो काफ़ी ड्यूक 200 भी थोड़ा सा महंगी है, प्लस MT 15 भी इससे थोड़ा सा महंगी ही है देखा जाए तो। और MT 150 की पावर थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। इसमें 24.5 PS की पावर है, जो ड्यूक के ही बराबर है, ठीक है। लेकिन वो ये है कि बस मेरे बजट के अंडर थी, इसलिए मैंने ये कंसीडर करी। इनफैक्ट अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो ड्यूक 200 में भी आपको सेम इंजन मिलता है जो पल्सर NS200 का इंजन है, वो ड्यूक 200 के इंजन पे ही बेस्ड है, राइट? यस यस। ठीक है, तो आपको पावरफुल 200cc बाइक चाहिए थी एंड आपने पल्सर NS को चूज़ करा एंड नॉट ड्यूक 200, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आशीष भाई इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसका एक जो ऐसा पॉइंट जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज लगा बाइक को चलाते हुए अभी तक, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा, एक वो पॉइंट जिससे आपको लगा कि हाँ यार मैंने सही डिसीजन लिया पल्सर NS200 खरीद के। ये है कि मैंने पल्सर NS200 पहले भी चलाई है दोस्तों की, तो उसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती थी वो है इसका पिकअप। अच्छा। तो फिर जब ये नया मॉडल आया था, उसके बाद उनके पास पुराना मॉडल है, तो ये नया मॉडल आया था, तो जब ये चलाई मैंने, इसका टेस्ट ड्राइव लिया था, तो इसका पिकअप मुझे पुरानी NS200 से भी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा। तो काफ़ी मतलब फील देता है चलाने में, इसलिए तो सबसे अच्छी पावर एक मेन वो है पॉइंट जो आपको एडवांटेज लगता है बाइक का, एंड वो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कोई गलती नहीं करी बाइक लेकर, राइट? और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बाइक में? और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो डे टू डे कम्यूटेशन के लिए बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। और देखा जाए तो उसका टॉप एंड भी काफ़ी अच्छा है। हाई स्पीड में इसकी स्टेबिलिटी ठीक है, कभी कभी वाइब्रेशन देती है, पर ओवरऑल अच्छा कंफर्टेबल है। अच्छा, हाई स्पीड की आशीष भाई हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आपकी कितनी हाईएस्ट स्पीड है इसमें बाइक में? इसको मैं 136 किलोमीटर पर आवर पे ले जा चुका हूँ अभी तक। उस समय थोड़ा ट्रैफिक का भी सीन था, मुझे लगा था कि और इसको खींच सकते हैं 136 किलोमीटर, लेकिन इसकी हाई स्पीड अभी तक। अच्छा, मैक्सिमम 136 लेके गए हो, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा था कि बाइक को और एक्सटेंड कर सकते थे, और एक्सटेंड मतलब और इसकी टॉप स्पीड और ज़्यादा जा सकती थी। तो इतनी सीट हाइट है इसकी, जो सीट हाइट इसकी 805 mm है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इसकी 805 mm है और आपकी हाइट है 5.4। तो मतलब थोड़ा है, मतलब लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मतलब मैनेजेबल है। तो सिटी में आपको कोई इशू नहीं होता है? कोई इशू नहीं होता है, इजीली आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो, अगर जैसे ट्रैफिक वगैरह में या कहीं पे क्लोज कॉर्नर्स कट कर लें तो इजीली आप कर पाते हो। और हाँ, आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि जो इसका कर्व वेट काफ़ी कम है, 157 kg अराउंड है। अच्छा। तो इसको सिटी राइडिंग में काफ़ी मैनेवरिंग अच्छी हो जाती है। अच्छा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। और एक और जो प्लस पॉइंट है इसका, वो है इसका सिटिंग पोजीशन। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे लॉन्ग रूट पे भी ले जाएं इसे। जैसे कल ही मैं रुड़की से होके आया हूँ और मतलब अप डाउन कराया मैंने, तो लगभग 4 घंटे का रास्ता था। कितना डिस्टेंस था? डिस्टेंस अराउंड 68-70 किलोमीटर था, एक वन साइड। अच्छा, 140 किलोमीटर चला हूँ मैं।
और मतलब काफ़ी कंफर्टेबली आया गया हूँ मैं, तो सिटिंग पोजीशन अच्छा है इसका। अच्छा, इतना कमिटेड नहीं है, मतलब लॉन्ग राइड्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कंफर्टेबल ही रहता है। हाँ। और कोई पॉजिटिव पॉइंट आशीष भाई? और तो ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट मेरे लिए कंसर्न नहीं है, मतलब यही सब है जो काफ़ी पॉजिटिव है इस बाइक में। तो ये थे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बाइक के बारे में। अभी जान लेते हैं आशीष भाई से क्या क्या बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आशीष भाई, क्या क्या डिसएडवांटेजेस या क्या क्या कॉन्स है बाइक के बारे में? सबसे पहला जो मुझे लगता है, इसकी जो हेडलाइट है वो हेलोजन है, और एलईडी होता तो काफ़ी बेटर होता। आपने 2020 में ली थी, बट 2022 में भी आई गेस जो मॉडल है सेम ही हेडलाइट्स उसमें मिल रही है, उसमें भी एलईडी नहीं दे रही है बजाज। तो 2022 में हम लोग एलईडी हेडलाइट्स तो दे दो यार बजाज, ऐसा मत करो। तो यही है किसका, और ऊपर से हेलोजन है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर देखा जाए, लेकिन नाइट राइड्स में भी ये जो हेलोजन लाइट है ये इतना विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, थ्रो इतना अच्छा नहीं है आप बोल सकते हो, राइट। अगर रोड थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा डार्क है, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आपको इशू आ सकता है रात को। इश्यूज आते हैं। अच्छा, आते हैं रात को। और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है आशीष भाई बाइक में? और जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखा जाए तो काफ़ी सालों से सेम टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है पल्सर की बाइक्स में, जो काफ़ी आउटडेटेड सा लगता है चलाते टाइम, क्योंकि और बाइक्स भी मैंने चलाई हैं तो उनमें काफ़ी डिजिटलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो ये थोड़ा आउटडेटेड लगता है मुझे। प्लस जो इसका जो मॉडल है वो काफ़ी टाइम से सेम टाइप का मॉडल है, मतलब हो चुका है आउटडेटेड। सभी मानते हैं कि पल्सर का मॉडल थोड़ा आउटडेटेड है। मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं, लेकिन बात तो सही है कि थोड़ा आउटडेटेड लुक्स हैं। राइट, जब आप किसी को देखते होगे 2015-16 मॉडल के साथ सेम लुक्स के साथ, तो थोड़ा फील होता होगा यार सेम 5 साल बाद में बाइक ली लेकिन मॉडल सेम ही है। कि मैं बचपन से पल्सर देखता आ रहा हूँ, तो एक थोड़ा एंथुजियाज्म था कि भाई पल्सर लेनी है, बड़े होके ओन करनी है। मतलब थोड़ा बजट का ही प्रॉब्लम है अभी, तो इसलिए पल्सर भी इसलिए प्रीफर करी थी। बाकी तो ओवरऑल बाइक गुड है। और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट लगे आशीष भाई आपको बाइक में? और जो मेरे को इसका नेगेटिव पॉइंट लगता है वो है इसके वाइब्रेशंस। जब भी इसको 6000 आरपीएम या 7000 आरपीएम पे ले जाते हैं ट्रैक करते हुए, तो काफ़ी वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। एक तो हैंडल बार पे, अच्छा, दोनों हैंडल बार पे काफ़ी वाइब्रेशन महसूस होते हैं। यहाँ पे घुटनों के सामने भी काफ़ी वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। आपके फ्यूल टैंक पे भी वाइब्रेशंस होते हैं, और फुट पैक्स पे थोड़े कम महसूस होते हैं मेरे को। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे लगते हैं फुट वाइब्रेशन? सबसे ज़्यादा इसकी फ्यूल टैंक के सामने और हैंडल बार पे। अच्छा, तो मतलब 6000-7000 आरपीएम के बाद लगता है, उससे पहले भी लगते हैं कुछ वाइब्रेशन? उसके पहले काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। उसके अंदर अगर गियर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें काफ़ी कंफर्टेबली आप राइड कर सकते हो। बट ये थोड़ा आयरॉनिक भी है, क्योंकि जो पल्सर NS 200 का वो टॉप एंड काफ़ी अच्छा है। जब आप इसको 7000-8000 आरपीएम पे लेके जाओगे तभी आपको इसको चलाने में मज़ा आएगा, बट उसमें वाइब्रेशंस भी काफ़ी आते हैं, जैसे आशीष भाई बता रहे हैं। और कोई नेगेटिव पॉइंट आशीष भाई बाइक में? एक और नेगेटिव पॉइंट है जिसका, वो है जब थोड़ा लॉन्ग रूट हो जाता है तो ये बहुत हीट मारती है। इसका इंजन काफ़ी हीट मारता है। जैसे कल ही मैं लॉन्ग राइड पे गया था, तो जब मैं वापस आ रहा था तो इसके इंजन से काफ़ी मेरे पैरों पर काफ़ी हीट महसूस हो रही थी निकलती हुई। अच्छा। तो ये इसका बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि ओवर हीटिंग इंजन है। अच्छा, लॉन्ग रूट पे आप बोल रहे हो कि हीटिंग इशू आपको कभी कभी तो शॉर्ट रूट पे भी कभी ड्रैग कर लेते हैं, कभी एक्सटेंडेड आरपीएम पे चलाते हैं तो ओवर हीट हो जाती है ये। तो आशीष भाई, जैसे हम इसको सिटी में आप चलाते हो नॉर्मल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर हम चला रहे हैं सपोज, तो भी कोई हीटिंग इशू आता है? नहीं, हीटिंग इशू तो नहीं आता है, मतलब डेली राइड पे अगर नॉर्मली चलाओ। बाकी जो इसका एक और मेरे को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होता है वो है कभी कभी जो इसका चलाते हुए, गाड़ी मोड़ते हुए इसकी जो जैसे चला रहे हैं तो ये खुद ही बंद हो जाती है चाबी। मतलब ये कभी मेरे को इशू समझ नहीं आया। मतलब क्या बात कर रहे हो, मतलब ऑन रहती गाड़ी ये ऐसे घूम जाता अपने आप ही? हाँ, ये भी मुझे समझ नहीं आया अभी तक। 3 बार हो चुका है ऐसा। क्या बात कर रहे हो, ये तो मैं मतलब पहली बार सुन रहा हूँ किसी भी बाइक में ऐसा इशू आते हुए। ये इशू आ चुका है मेरे को 2-3 बार। 2-3 बार हो चुका है? मतलब वो किस कंडीशन में होता है, कोई मोस्टली मोड़ते हुए, जब एक ही सिंगल लेन पे वापस मोड़ रहा होता हूँ मैं गाड़ी, मतलब स्पीड टर्न ले रहे होते हैं जब राइड करते हुए नहीं, जब नॉर्मली मोड़ रहे होते हैं तब खुद ही बंद हो जाती है, और मतलब चाबी भी खुद ही घूम जाती है। अच्छा, ऑफ की साइड को। और ये थोड़ा फनी है, यूनिक पॉइंट है। फनी नहीं, मतलब काफी शॉकिंग सा पॉइंट है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा किसी भी बाइक में होते हुए। चले कोई नहीं, और कोई नेगेटिव पॉइंट? और जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है वो इसके टायर्स। अच्छा। आगे इसका 100 सेक्शन का टायर है। अच्छा। और पीछे इसका 130 का है। ओके। तो एक राइडर को थोड़े अच्छे टायर हो तो ज़्यादा महसूस होते हैं, कंफर्टेबल होती है और ज़्यादा सेफ महसूस होता है। तो आगे जैसे 200 सीसी बाइक है तो आगे 110 और पीछे 140 का होता या 150 का होता, तो लुक भी अच्छा होता और क्या बोलते हैं कंफर्टेबल भी रहती।
मतलब सेफ जर्नी के लिए, मतलब अगर टॉप स्पीड में चला रहे हैं तो सेफ होता है मोटे टायर। ओके तो थोड़ा मोटे होने चाहिए टायर, आपको पतले लगे बजाज में। बाकी इसका जो फीचर्स हैं, फीचर्स काफ़ी कम है बजाज की गाड़ियों में, पल्सर प्रिसाइसली। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हमने बात करी, काफ़ी आउटडेटेड है। और बाकी फीचर्स पर्सनली मेरे को पसंद, मतलब मेरे को चाहिए नहीं थे, मतलब मेरे को तो सिर्फ पावर की वो थी कि पावर अच्छी होनी चाहिए, तो मेरे को इसमें मिल रही है वो। लेकिन वही है कि थोड़ा आउटडेटेड है, फीचर्स कम है, बाकी तो राइट। तो मतलब गाड़ी काफ़ी रॉ मिलती है, काफ़ी रॉ परफॉर्मेंस भी है गाड़ी की। फीचर के मामले में एक भी फीचर आपको नहीं मिलता, इनफैक्ट स्लीपर क्लच भी नहीं आएगा इसमें। स्लीपर क्लच भी नहीं है, प्लस सिंगल एबीएस है, डबल एबीएस भी नहीं है। तो ये थे सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो आशीष भाई को लगे बाइक में। अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज और मेंटेनेंस की। आशीष भाई कितने की आपको पड़ी थी ये बाइक ऑन रोड? ये मुझे पड़ी थी टोटल 1,55,000 की। अच्छा 1,55,000 की पड़ी थी। देहरादून में है ये, मतलब देहरादून सिटी का प्राइस है ये। जो प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, तो आपके स्टेट में ये थोड़ा सा हाई और थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है इसमें। आशीष भाई माइलेज कितना मिल रहा है आपको गाड़ी से? वैसे इसका कंपनी क्लेम जो माइलेज है वो इसका 40 किलोमीटर पर लीटर है। अच्छा। बट मैं इसको थोड़ा एंथुसियास्टिकली चलाता हूँ, तो इसको मेरे को मिल जाता है इसमें 35 के अराउंड। बाकी जो मेरे दोस्तों की बाइक्स हैं वो काफ़ी सिंपली चलाते हैं, तो उनको 40 से एक्सटेंड भी मिल जाता है, जैसे 42 अराउंड भी मिल जाता है उन्हें। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या क्या हुई है अभी तक, कितनी सर्विस हो चुकी है और क्या क्या खर्चा है आपको बाइक में? इसकी अभी 2 सर्विस हो चुकी हैं। अच्छा। थर्ड अभी ड्यू है, मतलब हाल फिलहाल में ही होने वाली है। बाकी इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी रीजनेबल है, आराम से 1,000-1,200 के अंडर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है। एंड कितने किलोमीटर्स पे होती है इसकी सर्विस? फर्स्ट हुई थी जो वो 500 किलोमीटर पे हुई थी, एंड सेकंड हुई थी 2500 किलोमीटर्स पे। और नेक्स्ट कब ड्यू है? नेक्स्ट 5000 पे है। अच्छा, मतलब 5000 आपके हो गई तो अब आप कराओगे। आशीष भाई ये 5000 किलोमीटर जो आपने चलाए बाइक को, कोई मेजर प्रॉब्लम बाइक में आई है? कोई मेजर पार्ट इसमें चेंज हुआ अभी तक? नहीं, इसमें कोई मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो नॉर्मल मेंटेनेंस है वही अभी तक हुई है इसमें 1 साल में। जो सर्विस कॉस्ट है वही है, कोई ऐसा मेजर खर्चा आपका अभी तक आया नहीं है बाइक में। तो आशीष भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, क्या आप पल्सर NS 200 को 2022 में किसी को रिकमेंड करेंगे? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पल्सर के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल राइड दी है और ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। तो आशीष भाई ने रिकमेंड कर दिया बजाज पल्सर NS 200 BXS को। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप भी पल्सर NS 200 को लेना चाह रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हो उसका डिटेल कंपैरिजन रिव्यू देखना अपाचे RTR 200 के साथ, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।